नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए जो प्रैक्टिस सेट 8 में आप लोगों को कन्फ्यूज़न था उसको सबसे पहले दूर करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में था 66, तो पहले 66 का आप लोग देख लीजिए एनालिसिस और प्रश्न को देखिए। ये रहा 66 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। ठीक है, और इसमें से मैं आंसर बताई थी सत्र न्यायालय। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए सत्र न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय का शीर्ष न्यायालय होता है। अब देखिए बुक में लिखा हुआ है ना भैया, सब कोई तो बुक सही बताता है। अब एक दो गलती हो जाए तो हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आगे देख लेते हैं इसमें। और यह उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के एक भाग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया गया है कि ये जो सत्र न्यायालय है ये उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के एक भाग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें दंडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सत्र न्यायालय के विनिश्चय से अपील होती है। जब कारावास का दंडादेश 7 वर्ष से अधिक का होता है तो जिला न्यायाधीश इसमें सुनवाई करता है अनुच्छेद 233 के उपबंधों के अनुसार। ठीक है, आई होप अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एक और है, उसको भी देख लीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पर मेरा ये गलत है। 93 का लैक्टिक एसिड क्या है, तो इसमें 3 कार्बन वाला अणु होता है। ठीक है, तो ये मैं मान लेती हूँ क्योंकि गलती मुझसे ही हुई है, फ्लो में हो जाता है कभी कभी आंसर इधर उधर। तो इसका 4th होगा, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। एक 96 के भाई जो कमेंट्स किए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए 96 का देखिए, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए आप दोबारा एक बार देखिएगा, एक बार 1 सितंबर बताई थी मैं शुरू में, लेकिन वो बाद में मैं क्या कर दी हूँ कि वो एडिट नहीं हो पाया। एडिट करते समय ऐसा कुछ होता है ना कि कोई आ जाता है, लेकिन आप देखिएगा वो एडिट नहीं हो पाया। लेकिन दोबारा मैं आंसर क्या बताई हूँ कि मई 1960 बताई हूँ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 7 मई 1960 होगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना यानी BRO की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। ठीक है, इसका गठन सीमाओं के पास स्थित उत्तर और उत्तर पूर्व के भारतीय सुदूर क्षेत्रों को बनाए रखने और विकसित करने के लिए किया गया था, इसकी स्थापना। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया कि 7 मई 1960 होगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई जो भी मतलब वीडियो बनाता है ना, तो कोई नहीं चाहता कि उससे गलती हो, लेकिन हाँ भाई बाई चांस इंसान है, एक दो गलतियाँ हो ही जाती है। तो 120 प्रश्नों में मान लीजिए 100 प्रश्न में 2-4 अगर इधर उधर हो जाता है तो आप लोग भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और गलतियाँ सबसे होती है। ठीक है, तो चलिए तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 की, जिसमें कि इतिहास से प्रश्न, वहीं आप जानते ही होंगे 120 प्रश्नों का ये सिलसिला रहता है। शुरू करते हैं अपना इतिहास के पहले प्रश्न से और व्याख्या सहित हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि बहुत कम समय रह गया और व्याख्या में भी बहुत सारा पॉइंट हमारा आ जाता है। देखिए, घटनाओं के सही काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है, यानी समय के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। पर्ल हार्बर अटैक, रूस पर जर्मन का आक्रमण, पोलैंड पर जर्मन आक्रमण तथा हिटलर द्वारा जर्मनी को राष्ट्र संघ से बाहर रखना। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, उसी को काल के अनुसार सजाना है हमें, मतलब बताना है। तो इसका पहले आप व्याख्या देख लीजिए, उसके बाद मैं उत्तर बताती हूँ। देखिए, हिटलर ने जर्मनी को राष्ट्र संघ से बाहर निकाला कब? 14 अक्टूबर 1933 में। याद करते चलिए अगर आप लोगों को याद नहीं है तो। पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। ठीक, रूस का जर्मन पर आक्रमण तो 22 जून 1941 को, और पर्ल हार्बर अटैक जो हुआ था वो दिसंबर 7 1941 में, यानी 7 दिसंबर 1941 को हुआ, ये 22 जून को हुआ था। तो पहले ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या हो गया? पहले हिटलर, पोलैंड, रूस और पर्ल। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 4th हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? अब प्रश्नों का स्तर देखिए, अब ये नहीं पूछता है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, अब यहाँ पर अध्यक्ष पूछ रहा है कि इसके संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे। महादेव देसाई, घनश्याम दास बिरला, अमृतलाल ठक्कर या फिर BR अम्बेडकर। तो वो थे घनश्याम दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो ये तो सभी को ये पता होगा, बांकीपुर जेल भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक किसकी स्मृति चिर अस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक जो था, किसकी स्मृति को रखने के लिए मतलब जौनपुर की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक की, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन बलबन। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति को चिर अस्थायी यानी बहुत समय तक रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या देखिए। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम जौना खां भी था। तो यहाँ से ये भी नाम पता चल गया कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम जौना खां भी था। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारत में साइमन कमीशन का आगमन, लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट की घोषणा की, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को बताते हुए पत्र भेजा था, पूना पैक्ट। तो ये सारे घटनाएं कब कब हुई थी? तो चलिए इसको पहले व्याख्या आप देखिए और फिर आंसर बताते हैं।
इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट 1 2 3 4, ये लाइन से ही सही है क्योंकि साइमन कमीशन भारत कब आया था 1928 में। और लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट की घोषणा कब की थी, तो वो 1929 में किया था। गांधी जी ने 11 सूत्री की मांग कब भेजा था यानी पत्र इसके बारे में, तो 1930 में। और पुनः पैक्ट समझौता जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। देखिए भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, तो 1928 में। लॉर्ड इरविन ने भारत के डोमिनियन स्टेट की घोषणा कब की थी, तो 31 अक्टूबर 1929 को किया था। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को बताते हुए पत्र भेजा था जो कि 31 जनवरी 1930 को भेजे थे। और पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था वो 1932 को संपन्न हुआ था। चलिए आगे बढ़े। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त था। ऑप्शंस देखिए, रहस्यात्मक अनुभूति की वकालत, हिंदू जरथुशस्त्र और बौद्ध आदि प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान और सुदृढ़ीकरण का समर्थन प्राप्त था, मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा, या फिर भारत के युवकों की शिक्षा। तो देखिए थियोसॉफिकल जो सोसाइटी की सहायक मतलब कार्य था, जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, तो मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा मिला था इस सोसाइटी के जरिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं, वो कौन से महान सुधारक हैं। महादेव गोविंद रांडे, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी या फिर ज्योतिबा फुले। तो वो है गोपाल हरि देशमुख। इनका नाम क्या है, लोकहितवादी यानी उपनाम है, इससे वो प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है, यानी किस शिला अभिलेख में उसके मन की बातों को रखा गया है, उसकी व्यथा को। धौली और जौगढ़ में, साहबगढ़ी और सुपारा में, मास्की भाबरू तथा मन सेहरा और गिरनार में। तो वो इसकी पहले व्याख्या देखिए कि अशोक के धौली और जौगढ़ के शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्गत की व्यथा प्रकट होती है। तो किस में, कौन से शिलालेख में, तो धौली और जौगढ़ शिलालेख में। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, धौली और जौगढ़, इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th प्रश्न है, निम्नलिखित कथन अवध में बाबा रामचंद्र के जीवन का संदर्भ देता है, असत्य कथन चुनना है, यानी गलत कथन को चुनना है इसमें। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, सही बात है। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, ये भी सही है। उन्होंने गिरमटिया मजदूर के रूप में काम किया। उन्होंने JL नेहरू के साथ यानी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल अवध किसान सभा की अध्यक्षता की, तो यही गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा था। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता किसके कारण प्राप्त हुई थी। मैडम HP ब्लावत्स्की के कारण, कर्नल HS ऑलकॉट के कारण, सर विलियम्स क्रूक या फिर श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। तो किसके कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता एवं लोकप्रियता मिली थी, तो वो मिला था श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। व्याख्या देखिए 1888 में श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी। 1893 में एनी जी भारत आए, वही मतलब एनी बेसेंट भारत आई और आल्कटन की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। ठीक है, कब बनती हैं, तो 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये तो सभी को पता होगा, बेलगाम के 1925 में किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। यह कथन किसका है, राजा राम मोहन राय का, विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती या फिर महादेव गोविंद रांडे का। तो ये है स्वामी विवेकानंद का कथन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था। वो कौन थे जिन्होंने इनका बचाव किया था, तो वो थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ही इनकी वकालत किए थे। अगला प्रश्न, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था। 1877 की बात बोल रहा है। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी, MG रांडे, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बालेंद्रनाथ टैगोर। तो खादी वस्त्र पहनकर जो गए थे वो थे गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 1st हो गया। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल या फिर महात्मा गांधी। तो ये कथन था अरविंद घोष का। ठीक है, अरविंद घोष ने ही कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की क्या है, प्राणवायु है। इसका आंसर हमारा दूसरा हो गया। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है। तैमूर खां को सैयद वंश प्रतिनिधि यानी खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है। उसने
तथा उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद नाम से शासन किया। खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान की सैयद जनजाति का था। या फिर चौथा है वह इस्लामी धर्मशास्त्र का एक प्रतिष्ठित विद्वान था। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि खिज्र खां पैगंबर का क्या था, वंशज था। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था, तो ये तो दयानंद सरस्वती थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी आर्यों को, ठीक है, दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, या फिर संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। तो उनको किसकी जानकारी नहीं थी, तो कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है बिहार कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है हमारा 1930, 1931, 1934 या फिर 1939। तो देखिए जो क्या प्रश्न था हमारा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो गठन हुई थी वो हुआ था 1934 ईस्वी में, ठीक है, 17 मई 1934 को हुआ था। और इसकी बैठक किसने बुलाई थी, ये भी अगर प्रश्न पूछ लेता है तो इसकी बैठक रामकृष्ण बेनीपुरी और जयप्रकाश ने बुलाई थी, ठीक है, पटना में। तो इसकी स्थापना के बारे में यहाँ पूछा था तो 1934 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था। तेलंगाना, गोवा, मुदगल का दुर्ग या फिर रायचूर दोआब। तो कौन सा वो क्षेत्र था, तो वो क्षेत्र था रायचूर दोआब, ठीक है। किनके बीच, तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच शत्रुता का या फिर विवादग्रस्त था। आगे बढ़ते हैं। अकबरकालीन किस भवन की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी। मतलब यहाँ कहने का ये मतलब है कि अकबर की ये कौन सी भवन है जो कि बौद्ध स्थापत्य यानी बौद्ध की जो संरचनाएं हैं उनके आधार पर बनाया गया है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, उपयुक्त में से 1 और 2 दोनों सही है, या फिर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि 1 और 2 यानी फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा, ये दोनों किससे संबंधित है यानी किससे प्रेरणा लेकर के बनाया गया था, तो बौद्ध की जो स्थापत्य कला थी उनसे प्रेरणा लेकर के बनाया गया था। व्याख्या देखिए अकबर के फतेहपुर सीकरी का पंचमहल या हवा महल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था। यह नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित था। साथ ही सिकंदरा में अकबर का मकबरा बौद्ध स्थापत्य से प्रभावित था, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि हाँ भैया कौन सा महल किससे प्रभावित होकर के बनाया था अकबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 प्रश्न है बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है। अच्छा, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन मतलब किस पिटक में संग्रहित किया गया है, किस ग्रंथ में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर दीर्घ निकाय पिटक। तो बुद्ध के प्रवचनों को सुत्त पिटक में पिरोया गया है, ठीक है। सुत्त पिटक में जो बौद्ध के सिद्धांत हैं तथा उपदेश हैं उनको संग्रहित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। सही अवरोही क्रम बोल रहा है जनपद स्तर पर। रजुक, प्रादेशिक, युक्त, युक्त रजुक, प्रादेशिक, प्रादेशिक युक्त रजुक या फिर प्रादेशिक रजुक युक्त। तो क्या होगा इनका सही क्रम, तो इनका सही क्रम होगा पहले प्रादेशिक आएगा, फिर रजुक आएगा और फिर युक्त आएगा अवरोही क्रम में। चलिए यहाँ से हमारा ये हो गया, इसका सही आंसर हो गया 4। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम है। सजाना ही है यहाँ पर भी। मंडल, वलनाडु, देखिए अब ये वाला आप बुक में अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ से 1-2 बार देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है, किससे। मंडल, वलनाडु, कुर्रम, मंडलम कोट्टकम नाडु, कुर्रम नाडु कोट्टकम या फिर नाडु कुर्रम तनियरु। तो किससे ये सही होता है, अवरोही क्रम ज्ञात होता है, तो वो ज्ञात होता है हमारा मंडलम, वलनाडु और कुर्रम से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 की व्याख्या देख लीजिए, उस समय नहीं बता पाई। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम प्रादेशिक, रजुक और युक्त प्रदेश होता है, ठीक। प्रादेशिक कौन होता है, तो जिला अधिकारी होता है। उसके बाद आता है रजुक जो कि ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता था। युक्त आता है इस अधिकारी के माध्यम से केंद्र एवं स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था, ठीक है। तो मान लीजिए अगर पूछ लेता है कि रजुक क्या है भैया, वहाँ पर दिया रहेगा, तो यहाँ से ये पता चल गया कि ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए जो नियुक्ति होती थी उसको राजुक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मंडलम प्रांत होता था, वलनाडु क्या होता था, तो इसको जिला कहा जाता था, और कुर्रम क्या है, तो गांव है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला ही है कि अवरोही क्रम में, अव का मतलब क्या है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो पहले बड़ा हो गया क्या, प्रांत हो गया, जिला हो गया, फिर गांव हो गया, इसका आंसर पहला हो गया। चलिए अब भूगोल के प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है। उत्तरी भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, लौटता हुआ मानसून के कारण या फिर पश्चिम से आने वाले चक्रवात के कारण। तो वो होता है पश्चिम से आने वाले चक्रवात के कारण उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है। नव निश्चयवाद, प्रसंभववाद, वातावरण निश्चयवाद या फिर संभववाद। तो मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में अभी प्रचलित है, तो वो है नव निश्चयवाद, ठीक है। और नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी, तो वो दिए थे ग्रिफिथ टेलर ने। इनका नाम याद रख लीजिए, ग्रिफिथ टेलर। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? रेशम मार्ग से एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से जुड़ाव था। सही है। रेशम मार्ग भूमि और समुद्र दोनों मार्ग था। बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग से यात्रा की। कीमती धातुएं सोना और चांदी एशिया से यूरोप की ओर प्रवाहित होते थे। तो देखिए क्लास 9-10 का हिस्ट्री पढ़ना कितना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए हम लोग गलत को छांटते हैं कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो देखिए इनमें से जो ये तीनों सही हैं, लेकिन बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा की, ये हम लोग कहीं भी हिस्ट्री में नहीं पढ़े जब चैप्टर वाइज रीडिंग लगा रहे थे। तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली है? मिट्टी, खनिज, स्थलाकृति या फिर जलवायु? तो मानव को जलवायु ही सबसे अधिक प्रभावित करेगा। मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? कौन सी विशेषता पाई जाती है मंगोलाइड प्रजातियों में? तिरछे नेत्र, कुल्हों में अतिरिक्त चर्बी, पीतवर्ण या फिर लंबी नाक? तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है पीतवर्ण। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, पीतवर्ण। ऑप्शंस में तो यहाँ ये नहीं दिया हुआ कि हाँ भाई इनमें से एक या एक से अधिक। तो यहाँ पर तो हम सबसे जो मेन उसकी विशेषता है कि पीतवर्ण, यानी उनका रंग कैसा होता है? पीला वर्ण होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। अगर एक से अधिक रहता है तो तिरछे नेत्र को भी लगा सकते थे, यानी वहाँ चौथा ऑप्शन हमारा चला जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला है कि भारत में किसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ संपूर्ण की हो गई, तो किसको माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर सीधे हमारा ये आ जाएगा। अगर भारत के बारे में पूछता कि भारत में किसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो एस स्वामीनाथन हो जाते। लेकिन इसका आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर सुमेलित करना है। ग्रह और सूर्य से दूरी की बात कही गई है, सुमेलित नहीं है। पृथ्वी की दूरी कितनी है सूर्य से? 20.88 करोड़ मील। नहीं, पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 14 इसको मैं दिखा दूंगी। मंगल 22.79 है, ये सही है। बृहस्पति का 77.85 है करोड़ किलोमीटर, ये भी सही। और शनि का 143.3 करोड़ किलोमीटर, ये भी सही है। तो इसका गलत हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर सुमेलित पूछा था, तो आंसर इसका हो गया 1। यानी पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं? 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना, ये भी सही बात है। बच्चों में सर्वाधिक टीकाकरण प्राप्त कराना, लड़कियों के बीच शीघ्र विवाह को बढ़ावा देना। तो देखिए यहाँ तो यही कट हो गया और ये तीनों सही हो गया। तो 1, 2, 3 जिस ऑप्शंस में है सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अच्छा, जनजाति और जिला यहाँ पर बताया गया है। संथाल बांका, मुंडा जमुई, उरांव सुपौल या फिर खरवाल भागलपुर? तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है, ये बोल रहा है। तो कौन सा जोड़ा नहीं है? तो मुंडा जमुई, ये जोड़ा जो है सही नहीं है। मुंडा कहाँ की जनजाति है? मुंडा जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो कटिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो यही जोड़ा क्या है? सही नहीं है हमारा। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है भैया, बिल्कुल मतलब ऐसा अगर प्रश्न आ जाएगा तो सोचिए कितना एग्जाम टफ होगा। चैलेंजर, सुंडा, वाल्वेडिया महासागर या फिर टोंगा? उत्तरी प्रशांत में चैलेंजर है, सुंडा उत्तरी हिंद महासागर में, वाल्वेडिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में, या फिर टोंडा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो ये सभी सुमेलित है। चैलेंजर कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। सुंडा उत्तरी हिंद महासागर में है। वाल्डिविया जो है वो दक्षिण प्रशांत में है। लेकिन टोंगा टोंगा जो है ये गलत है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ हो गया। देखिए चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर में, इसकी गहराई देखिए 11,022 ठीक है किलोमीटर है। सुंडा का पूर्वी हिंद महासागर में 8,152 किलोमीटर। वाल्विडिया दक्षिण प्रशांत महासागर में, इसका दूरी नहीं दिया गया है गहराई। और टोंगा जो है वो प्रशांत महासागर में है जो कि 9,000 मीटर है। ठीक है, इसकी गहराई। तो यहाँ से हमें इतने सारे पॉइंट पता चल गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गलत बोला था तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 प्रश्न है, सामान्य ताप पर पतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है? यानी सागर तल से अगर हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो उसकी क्या दर होती है तापक्रम की? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, 4.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, या फिर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 पर? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट की 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर जो है तापक्रम क्या हो जाता है? कम होने लगता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि सागर तल से ऊंचाई पर जाने पर प्रति 1000 फीट दर यानी 3.6 डिग्री का या
6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर पर तापमान कम हो जाता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। तो वही पूछा था ना कि सामान्य ताप पतन दर क्या है। अगला प्रश्न है, भारत देश का उत्तर से दक्षिण विस्तार तथा पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण हमारा कितना हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण 3, 2, 1, 4, तो ये तो सब में दिया हुआ है, लेकिन पूरब से पश्चिम वाले में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पूरब से पश्चिम देखिए 2, 9, 3, 3 होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा 3, 2, 1, 4। देखिए यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन वाला दिया है ना, 3, 3, 1, 4 दे दिया, और यहाँ पर भी 2, 9, 3, 3 दिया है, लेकिन आंसर इसका हमारा दूसरा हो जाएगा कि 32, 14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है तथा 29, 33 किलोमीटर किधर विस्तार है, तो पूरब से पश्चिम विस्तार है। इसका आंसर हो गया हमारा दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऑप्शन है हवाई द्वीप, कुक द्वीप, सेंटा क्रूज या फिर फिजी द्वीप। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है फिजी द्वीप से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ना उगाने के लिए औसत जलवायु परिस्थितियाँ कितनी होनी चाहिए। गन्ना उगाने के लिए कितना औसत होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यही कि यही सही है, गन्ना के लिए इतना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किए जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय पूछ रहा है कि वहाँ पर जो चावल उपजाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। जैपेनिका, इंडिका, औस या फिर अमंत। वो जाना जाता है जैपोनिका के नाम से। इसका आंसर हो गया हमारा पहला। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे। गंगा यमुना के जो मैदानी भाग में पाए जाते हैं वो ग्रामीण जो अधिवास है किस रूप का होगा, तो वो रेखीय होगा, तीर होगा, आड़ीय होगा या फिर नाभिक होगा, तो वो होगा रेखीय। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर पतालीय। तो वो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल, एक पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया है। परिस्थितिकी मंडल के ऊपर पूछ रहा है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है हमारा दासमैन का। किसका है, दासमैन का कथन है। इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या मनन कीजिए। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 24% नहरों द्वारा सिंचित होता है। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नहीं, इतना नहीं है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार के सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,839 किलोमीटर है। तो दूसरा छोड़ करके 1, 3, 4 ये तीनों क्या है, सही हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3, 4। मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है टुंड्रा जीवोम, विषुवत रेखीय वन जीवोम, मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम या फिर बोरियल जीवोम। तो कौन मानवीय क्रियाकलापों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। हम्बोल्ट धारा दक्षिण प्रशांत महासागर, फॉकलैंड धारा दक्षिण अटलांटिक, लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत या फिर मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लेब्राडोर धारा जो है उत्तरी प्रशांत में है, ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी सिसिली, वॉल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप है, पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप, विशुवियस ज्वालामुखी इटली में है। तो देखिए इनमें से कौन सा जो ज्वालामुखी है वो सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पिलियन ज्वालामुखी। जो हवाई द्वीप दिया है यही गलत है। पिलियन ज्वालामुखी कहाँ है, पिलियन ज्वालामुखी क्राकाटुआ में है, ठीक है, और ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं, अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा के दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांशों पर, विषुवत रेखा के उत्तर में 5 डिग्री अक्षांशों पर, कर्क तथा मकर रेखाओं पर। तो अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किया जाएगा, तो वो अंकित किया जाएगा कर्क तथा मकर रेखा पर, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं, 49 प्रश्न हमारा है, सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा कि 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में लवणता पाई जाती है। 50वां प्रश्न है, भारत के किस किस्म की कहवा उगाई जाती है। अच्छा, भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है। अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिया। तो किस किस्म की, तो उगाई जाती है अरेबिका। अरेबिका किस्म की जो कहवा है वो भारत में उगाया जाता है। अब आते हैं अर्थशास्त्र की तरफ, यानी अर्थव्यवस्था से हमारे पूछे जाने वाले प्रश्नों की तरफ। अंत्योदय योजना संबंधित है समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से, स्कूल बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन से, गाँव में पेयजल आपूर्ति से या फिर विकलांग विकास से। तो अंत्योदय योजना जो है वो 2000 में शुरू किया गया था, ठीक है, और इसमें समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए ये शुरू किया गया। यानी इसमें क्या दिया जाता है, उनको अनाज दिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, मेल करें सूची 1 सूची 2, इस प्रकार से ये मिलान करना है। एडम स्मिथ उत्पादन शुल्क, जे एम किन्स अनुत्पादक ऋण या फिर आयकर। अब कौन सा इसमें अप्रत्यक्ष है, कौन सा प्रत्यक्ष है? तो एडम स्मिथ ने कौन सा कर दिया था, तो वो कर के सिद्धांत को दिए थे, यानी ए का हमारा फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ एक ही में दिया है, आंसर तो हमारा यहीं पर मिल गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन मिला लेते हैं, उत्पादन शुल्क अप्रत्यक्ष कर होता है। जे एम किन्स ने क्या किया था, तो राजकोषीय नीति अपनाई थी। अनुत्पादक ऋण क्या है, तो अनुत्पादक ऋण आ जाएगा युद्ध वित्त में, और आय कर जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्रगतिशील कर में। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाता है। इसका आंसर होता है हमारा फर्स्ट, 4th 1 5 2 3, ठीक है, इसका आंसर हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं, ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो उस बाजार व्यवस्था का नाम है जहां पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उस बाजार को हम लोग कहेंगे अल्पाधिकार, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है समानांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो होता है गुणोत्तर श्रेणी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिणात्मक साख नियंत्रण विधि को चुने, प्रत्यक्ष करवाही, नैतिक अनुनयन, परिवर्तनीय जमा अनुपात या फिर नगद जमा अनुपात। तो परिणात्मक साख नियंत्रण विधि क्या है, ये चुनने के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा हो जाता है नगद जमा अनुपात। इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है पूंजी उत्पादन अनुपात बाई निवेश अनुपात, निवेश अनुपात बाई पूंजी उत्पादन अनुपात, राष्ट्रीय आय अनुपात बटा जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि या फिर बचत प्रवृत्ति, निवेश अनुपात। तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान क्या होता है, तो वो होता है निवेश अनुपात बाई पूंजी उत्पादन अनुपात। इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं होता है। उत्पादन के द्वारा, निर्यात आयात विधि द्वारा, आय विधि या फिर व्यय विधि। तो निर्यात और आयात विधि के द्वारा नहीं होता है राष्ट्रीय आय का आकलन। भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है, भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है, अनाज की कम आपूर्ति, पोषक भोजन, अनाज की अधिक कीमत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका कारण क्या है, अनाज की कम आपूर्ति। आंसर हो गया फर्स्ट हमारा। यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देता है, यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा, निजी निवेश के स्तर में कमी, दूसरा है श्रम की उत्पादकता में वृद्धि, आयात की मात्रा में वृद्धि या फिर अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। तो वो होगा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि लाएगा। अगला प्रश्न है, मांग की लोच दर्शाता है, मांग की लोच क्या दर्शाता है, मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। तो मांग की लोच जो दर्शाता है मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं राजनीति शास्त्र की तरफ, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसको फटाफट। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है, निर्वाचन आयोग का गठन वो किया गया है 324 के अनुसार। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1791 में फ्रांसीसी संविधान के मुख्य उद्देश्यों को इंगित किया था। संवैधानिक राजशाही ये भी था, 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, केवल 25 साल के पुरुषों और करों को भुगतान करने वाले को वोट देने की इजाज़त। तो 1791 में फ्रांसीसी संविधान का जो मुख्य उद्देश्य था वो इनमें से क्या था, यहाँ पर कूट दिया हुआ है, तो इनमें से था उपरोक्त में से सभी, ये सभी उसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है, कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो वो यूएसए से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, इसका आंसर हो गया दूसरा। देखिए इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए प्रश्न पूछ लेता है, ये बस मैं रफली आप लोग को दिखाने के लिए नोट की थी। अध्यक्षीय जो शासन अभिव्यवस्था, तो वो कहाँ कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर प्रश्न पूछ लेता है, जैसे अभी पूछ लिया। और संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ है, तो भारत में है, इंग्लैंड में, नेपाल, पाकिस्तान, इटली, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो संसदीय शासन व्यवस्था है। तो इन सभी नामों को ध्यान में रखना होगा। और एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड में दोनों शासन व्यवस्था है, यानी अध्यक्षात्मक भी है और संसदीय शासन व्यवस्था भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार पूछा था, तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और तय करें कि आप इनमें से किस तथ्य को लोकतंत्र कहेंगे। चुनाव को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, नेताओं द्वारा मतदाताओं को रिश्वत दी जाती है, इसको थोड़ी ना लोकतंत्र कहेंगे। सरकार गलत नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने वाले नेताओं को गिरफ्तार कर ले, इसको भी नहीं कहेंगे। सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। तो 1 और 4 इनमें से सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता होती है, अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनीय विधायिका या फिर केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन।
तो इनमें से मतलब क्या संघीय शासन की विशेषता है? अच्छा, विशेषता है पूछ रहा है। तो केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन, ये क्या है? संघीय शासन की व्यवस्था है। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। इसको थोड़ा देख लीजिए। संघीय शासन की विशेषता क्या होती है? दोहरी सरकार, लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका, ये सब क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो यूनेस्को ने कब निर्धारित किया था? वो किया था 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? कि सरकार राज्य का क्या है? अभिव्यक्त रूप है, याद कर लीजिए, और यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गार्डनर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया कथन जो पूछे जा रहे हैं तो ये कथन हो जाता है रूस का, कि पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, रूस का है, और सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, ये गवर्नर का है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? तो ये कथन समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतांत्रिक समाजवादियों का या फिर व्यक्तिवादियों का? तो ये है व्यक्तिवादियों का, कि राज्य एक क्या है? आवश्यक बुराई है। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतरिम चरण है, यह कथन किसका है? साम्राज्यवाद किसका चरण है? तो पूंजी का अंतिम चरण है। यह कथन किसका हो जाता है? मुसोलिन, हिटलर या फिर लेनिन? तो वो होते हैं लेनिन का। भारत में कौन सी विधि राज्यसभा से चुनाव में प्रयुक्त होती है? प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, अप्रत्यक्ष राज्यसभा में? तो वो होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन है बर्गिस, दुग्वी, जॉन बोंदा या फिर जेलिनिक? तो वो है जॉन बोंदा का कथन। नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर या फिर प्रधानमंत्री की कृपा पर? तो वो है जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो यही है साधन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। सारे देखिए पॉलिटी में कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उदारवाद का। ठीक है, कि राज्य साधन है, साध्य नहीं है। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम? तो नागरिकता अधिनियम। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। 1955 ईस्वी में किया गया था। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा भाई? तो वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि भारत में तो संसदीय व्यवस्था पाया जाता है। ठीक है, कहा गया? हाँ, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं तथा अनुच्छेद 163 और 164 में राज्यों का। तो इसीलिए कहा गया कि भारत की कैसी व्यवस्था है? तो संसदीय व्यवस्था, यानी दोनों व्यवस्था है, मिली जुली है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? भैया कथन कितना आ रहा है पॉलिटी में? कार्ल मार्क्स का, स्पेंसर का, गवर्नर का या फिर रूसो का? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट हो गया। ये था हमारा 80 प्रश्न। किससे? जो हमारे सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान के यानी विषय से प्रश्न थे। अब आते हैं समान अध्ययन के प्रश्नों की तरफ। चलिए, पहला हमारा क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? सिद्रोपोग जल विद्युत संयंत्र, टिहरी पंड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्र? तो देखिए पहला जल विद्युत पूछा था तो ये यही हो जाएगा। पहला है कि सिद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र जो है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। इसकी स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह का यानी साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1927 ईस्वी में गठन किया गया था। लेकिन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटान डैश द्वारा किया जाता है। किसका निपटान? तो कॉर्पोरेट विवादों का जो निपटान होता है उसका किसके द्वारा किया जाता है? निचली अदालत, उच्च अदालत, राज्य अदालत या फिर NCLT के द्वारा? तो वो किया जाता है NCLT के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। देखिए NCLT का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की धारा 408 के तहत किया गया था। ठीक है, अधिनियम 213 की धारा 408 के तहत किया गया था कंपनियों के संबंधित सभी विवादों को निपटारा करने के लिए। ठीक है, यह एक एकल मंच है, स्पेशल यानी मंच है जो कि कंपनियों से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? हाइड्रोपोनिक्स जिसमें मशीनों का उपयोग करके खेती की जाती है, जिसमें फसलों को बड़े भूभाग पर उगाया जाता है, जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलय में बिना मिट्टी के उगाया जाता है, या फिर
जिसमें फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स जिसमें पौधे को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अच्छा, सही है। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो अच्छा, ये सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं सुचेता कृपलानी से ही हैं। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्य महिला थी, यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। 86 प्रश्न है। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की मांग की गई थी। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1923 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वो हुआ था सती प्रथा निषेध। बैन किया था ना, तो इससे याद करिए। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? द नेशनल डाइट, पार्लियामेंट, फॉकेटिंग या फिर स्टॉटिगेट। तो वो है डेनमार्क का पूछ रहा है, तो उसको कहते हैं फॉकेटिंग। ठीक है, डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं? फॉकेटिंग कहते हैं। पार्लियामेंट किसकी संसद है? तो ये है इंग्लैंड की। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न पूछ लेता है कि इंग्लैंड की संसद का क्या नाम है? तो पार्लियामेंट है। डाइट और ड्यूमा में सबसे ज़्यादा पूछता है, तो जापान के लोग क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा फिट रहते हैं, तो डाइट याद रखिएगा। और रूस में ड्यूमा चलता है। ठीक है, संसद का नाम ड्यूमा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी यानी 89 प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण का मान त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ध्रुव पर? तो वो प्राप्त होगा भूमध्य रेखा पर। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? पूछ रहा है। दिबांग है, सुवनसिरी नदी है, तीस्ता नदी है, तमसा नदी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। यहाँ से अब मैथ शुरू हो जाता है, मैथ के प्रश्न। तो देखिए इसी प्रकार के मैथ इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 96 हमारा प्रश्न है, क्योंकि 95 तक मैथ दिया गया है। 96 हमारा प्रश्न है। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तो वो तुल्लव वंश के थे। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? राज्य के बारे में यहाँ पर बातें की गई है, तो वो अनुच्छेद 40 में कहा गया है। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो वो कौन सा था? तो वो था हमारा 56वां। ठीक है, 56वां संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को और दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, गोवा को राज्य बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 प्रश्न है हमारा। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो बारदोली में किए थे। वहाँ की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? तो वो है हरा रंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हरा हो जाएगा। और सबसे तेज किसका रहता है? तो लाल का। इसका आंसर लेकिन हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है। साझेदारीपूर्ण, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई प्रक्रियाएं या फिर नया क्षेत्र? तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा किस में नहीं है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो वो शामिल नहीं है साझेदारीपूर्ण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित पहल है? किसके द्वारा ये संचालित किया गया था भैया? भारतीय स्टेट बैंक, केंद्र सरकार, पंजाब नेशनल बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो ये किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत का कौन सा जैव संरक्षित यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? सुंदरबन, मानस, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो वो शामिल नहीं है मानस। ये तीनों शामिल है, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी। इसको याद रखिएगा। पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते, वे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। तो पेमेंट बैंकों के संबंध में बोल रहा है कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो गलत यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। सही बात है, पेमेंट बैंक वाले क्या क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ से क्या हो गया? किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुँचने पर घट जाती है? वो कौन सा हार्मोन्स होता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या फिर ऑक्सिन? तो वो हार्मोन्स जो होता है वो होता है हमारा ऑक्सिन। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन होता है। यहाँ से फिर 106 से मैथ शुरू हो जाता है, यानी 5 प्रश्न तक मैथ रहेगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। 11 प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल लेंडिंग रेट है, स्टैट्यूटरी लेंडिंग रेट है, या फिर स्टेट लिक्विडिटी रेशियो, और चौथा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यही इसका आंसर होगा, SLR का पूर्ण रूप है। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीन बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? देखिए, दीन बंधु के नाम से ये प्रश्न पहले भी आ चुका है हमारा। विलियम पिट, लॉर्ड रॉसेल, माइकल मधुसूदन दत्त, या फिर CF एंड्रयूज। तो वो कौन थे? तो वो थे CF एंड्रयूज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4th हो जाएगा। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? रेडियम का, जस्ता का, टीन का, या फिर क्रोमियम का? तो वो किया जाता है जस्ता का। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप। इसका आंसर हो गया हमारा पहला। स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया, देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? अच्छा, एजेंसी नहीं है बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कौन सी नहीं है? तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी जो है ये नहीं है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो लिया गया है आयरलैंड से। निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी? किसकी खोज की गई थी? तो वो किया गया था सिंगापुर का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया है? 1st हो गया। अगला प्रश्न, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 12 जनवरी को युवा हो जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, स्वतंत्र सभा के तो वो कौन होंगे भैया? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारा 120 प्रश्न यहाँ खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।